हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपोप्टोसिस जो है वो डिराइव है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग और फॉलिंग ऑफ, मतलब जो टूट के गिर रहा है या फिर वो ड्रॉप कर रहा है। एपोप्टोसिस का ग्रीक वर्ड का मीनिंग ये होता है, ड्रॉपिंग या फिर फॉलिंग ऑफ। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो कैर एक साइंटिस्ट थे, वाइली और क्यूरी ने। और कौन सी ईयर में? 1972 में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गए। पहला इंट्रोड्यूस किया था कैर, वाइली और क्यूरी 1972 में। एपोप्टोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग और फॉलिंग ऑफ। ठीक है, एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज अ सेल सुसाइड प्रोग्राम दैट इनेबल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल सेल मेंबर्स इन टिश्यूज and to eliminate cells including virus infected cells that may harmful to the survival of the organism। इसका कंप्लीट मतलब ये है, ये एक सेल सुसाइड प्रोग्राम है, मतलब सेल खुद को किल कर लेता है किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ताकि सेल के नंबर पे कंट्रोल रह सके, सेल का नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए किसी भी टिश्यू में, सेल को इलिमिनेट कर सके वैसे सेल्स को जिसमें वायरस इन्फेक्टेड है, जो सेल्स को वायरस ने इन्फेक्ट कर चुका है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये रिमूव करता है, इट रिमूव सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एलिमिनेट्स पोटेंशियली कैंसरस एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर एपोप्टोसिस ना हो, तो अगर एपोप्टोसिस का प्रोसेस रुक जाए तो हमारे बॉडी में कैंसर भी इफेक्ट कर सकता है और वायरस इन्फेक्टेड सेल का भी अमाउंट बढ़ सकता है, और इसी तरह से ये हमारे बॉडी में बैलेंस बनाकर रखता है। अब इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम समझते हैं तो ये नॉर्मल सेल है, इसमें देखिए सारे ऑर्गेनेल नॉर्मल बने हुए हैं। सेकंड में क्या होगा? सेल श्रिंक करना शुरू करेगा। श्रिंक करना मतलब सिकुड़ना शुरू होगा। जैसे सेल श्रिंक होगा, क्रोमेटिन कंडेंस कर जाएगा। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा? मेम्ब्रेन ब्लिबिंग, मतलब देखिए ये कैसे एपोप्टोटिक बॉडीज बनना स्टार्ट हो गया, ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा। और फोर्थ प्रोसेस में माइक्रोफेज यहाँ पर आ गया और एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, और फैगोसाइटिस बाय सराउंडिंग सेल, और ये जो सराउंडिंग सेल है ये इसको फैगोसाइट कर जाएगा। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म समझिए, ये इनिशिएट होता है दो स्टिमुलाई से, एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये एक ऐसा स्टिमुलस रिसीव होता है हमारे आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब जो हमें आउटसाइड से प्रोवाइड हो रहा है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ही होता है आउटसाइड ऑफ द सेल, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो कि सेल के विद इन स्टार्ट होता है, सेल के अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, बोथ पाथवे के कारण एक्टिवेट होता है सिस्टीन और प्रोटीएज और सेल में, जो कि क्या करता है? एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है, एपोप्टोसिस को स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ समझिए सिस्टीन प्रोटीएजेस जो है वो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने का काम करेगा। अब इंट्रिंसिक पाथवे को समझते हैं। ये पाथवे ट्रिगर करता है एपोप्टोसिस को इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई है उसको वो ट्रिगर करने का काम करता है, जिसके अंदर आ जाएगा बायोकेमिकल स्ट्रेस, डीएनए डैमेज, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इंटरनल स्टिमुलाई आया, डैमेज किया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, जो कि उसके मतलब जो परमेबिलिटी होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ क्या करेगा? इंटरनल स्टिमुलाई इसके परमेबिलिटी को, मतलब यहाँ से इनसाइड कुछ आने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा या आउटसाइड जाने की कैपेसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, एंट्री ऑफ साइटोक्रोम सी इन द साइटोप्लाज्म, साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में इंटर कर जाएगा। अब साइटोक्रोम क्या करता है? वो बाइंड करता है APF1 से और फॉर्म करता है एपोप्टोजोम। ये स्टेप को याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एपोप्टोजोम जो है वो एक्टिवेट करेगा प्रोकैस्पेस 9 को और उसको कन्वर्ट करेगा कैस्पेस 9 में। ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। एक्सट्रिंसिक पाथवे में, एक्सट्रिंसिक पाथवे ये आउटसाइड ऑफ द सेल से स्टार्ट होता है, और ये कंडीशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट, मतलब कि सेल के बाहर के जो कुछ फैक्टर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि सेल डाई कैसे करेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क करता है TNF और FAS लिगैंड। कुछ एग्जाम्पल हैं लिगैंड्स के जो एक्टिवेट करता है कैस्पेस 8 को, और ये लिगैंड को हम लोग डेथ लिगैंड भी कहते हैं। ठीक है, डेथ लिगैंड भी कहा जाता है, और वो बाइंड करते हैं डेथ रिसेप्टर TNF1 से।
अब लिगेंड बाइंडिंग कॉज करता है रिसेप्टर में, ताकि वो धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ जाए, जिसमें कि वो डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग DISC कहते हैं। यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, FASL, TNF अल्फा और ट्रेल। ये डेथ रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और बाइंड करने के बाद ये कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करेंगे। अब कैस्पेस 8 के एक्टिवेट होने से कैस्पेस 3, 6 और 7 एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिवेट होने के बाद एपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब रोल ऑफ एपोप्टोसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा तो ये आपको ऐड करना है। तो जैसे जब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना हमारी बॉडी में, तो उस टाइम हमारे जो फिंगर्स होते हैं वो फिंगर्स इस टाइप के अटैच होते हैं सारे एक दूसरे से। तो एपोप्टोसिस के कारण ही इसमें ये मूवमेंट होने के कारण ये अलग अलग हो पाते हैं, तो वो भी एक एपोप्टोसिस का रोल है। उसके बाद इंडोमेट्रियल सेडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो इंडोमेट्रियम बाहर निकलता है और जो ब्लड के फॉर्म में, वो भी एपोप्टोसिस के कारण ही हो रहा है। रेग्रेशन ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट आफ्टर सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये जब ब्रेस्ट फीडिंग करती मदर तो उसमें लैक्टेटिंग ब्रेस्ट जो है वो रिग्रेस करेगा, वो भी एपोप्टोसिस के कारण ही। नॉर्मल सेटिंग ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और इनओव्यूलेशन ऑफ थाइमस आफ्टर चाइल्डहुड के बाद आपको पता होगा थाइमस धीरे धीरे शॉर्ट होने लगता है, स्मॉल होने लगता है, वो भी एपोप्टोसिस के कारण ही होता है। अब अगर हमारे बॉडी में एपोप्टोसिस रिड्यूस हो जाए तो क्या हो सकता है, मतलब कि सेल डेथ का कैपेसिटी कम हो जाए तो क्या होगा, कैंसर हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकता है जिसमें कि SEL है, माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकते हैं जिसमें BA है, IBD है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे कि हर्प्स, पॉक्स, एजिनोवायरस। डिसऑर्डर क्या होगा अगर एपोप्टोसिस बढ़ जाए तो अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज़ हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, स्ट्रोक और एड्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस डायग्राम को। यहाँ पे DNA सेंसर प्रोटीन है जो कि जहाँ पे DNA डैमेज हुआ उसको सेंस किया पहले, उसके बाद P53 है जो कि सेल को नेक्स्ट साइकिल में बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पे BX आएगा, जो ऐसा प्रोटीन जो क्रिएट करता है पोर, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे हमने पढ़ा था ना पिछले में कि माइटोकॉन्ड्रिया में पोर डेवलप हो जाता है। यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम C रिलीज हुआ जो कि एक डेथ सिग्नल है, ये APF के साथ बाइंड किया जो कि एक साइटोसोलिक प्रोटीन है। यहाँ से प्रो कास्पेस 9 कन्वर्ट करता है कास्पेस 9 में और ये एपोप्टोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ प्रो कास्पेस 3 है, वो कास्पेस 3 में कन्वर्ट करेगा, डिग्रेड करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से यहाँ पे ये इनहिबिटर वर्क कर रहा है। ये न्यूक्लियस जाके न्यूक्लियस क्रोमोसोम को डिग्रेड करेगा और फाइनली सेल का डेथ हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा एपोप्टोसिस। हम और भी टॉपिक्स को कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए।